तो एक एक करके उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का विश्लेषण हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। आज है बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जिले की बारी, वाराणसी। 2014 और 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सांसद रहे। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी की हालत यहां पतली हो गई है। आपको बताएंगे कि यहां किसने बाजी मारी और कौन यहां पे अध्यक्ष पद पे अपना परचम लहराने में कामयाब होगा। आप देख रहे हैं डीएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। बने रहिए मेरे साथ और स्क्रीन पे देखते चलिए क्या कुछ आंकड़े आपके लाए हैं। काशी और बनारस के नाम से वाराणसी मशहूर है और प्रधानमंत्री का ये लोकसभा चुनावी क्षेत्र है और इसीलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो साख है, जो प्रतिष्ठा है, वो दांव पर लगी हुई थी। कुल सदस्यों की संख्या जो है बनारस के अंदर, वाराणसी के अंदर 40 है। और सबसे पहले देख लेते हैं कि पार्टी वार क्या स्थिति रही वाराणसी के अंदर। समाजवादी पार्टी को वाराणसी में 14, भारतीय जनता पार्टी को 18, बहुजन समाज पार्टी को 5 सीटों पर सफलता मिली, जबकि अन्य दलों को 3 सीट पर सफलता मिली और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी भी विजयी रही है। बनारस भाजपा का गढ़ माना जाता है और खास तौर से 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से सांसद बने और इसीलिए वाराणसी पे मीडिया का भी बहुत ध्यान बना रहता है। योजनाएं, परियोजनाओं की यहाँ भरमार है, लंबी फेहरिस्त है। हालांकि ज़मीनी सच्चाई क्या है, विकास कितना हुआ है, ये तो आप लोग बेहतर जानते होंगे। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी वाराणसी से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रह गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव है वो भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, उनकी साख दांव पर है। कुछ इसी तरह से जिस तरह से गोरखपुर में एक बार उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर थी, हालांकि वो सीट वो हार गए थे। और अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे किस तरह से बाजी मारने में कामयाब होती है। समाजवादी पार्टी के पास कुल 14 सदस्य हैं, उसको 7 सदस्यों का इंतजाम करना पड़ेगा, तभी वो बहुमत के आंकड़े के पास पहुंचेगी, जो कि बिना जोड़ तोड़ के संभव होता नजर नहीं आ रहा। और समाजवादी पार्टी निर्दलीय या बाकी दलों का भी वाराणसी में समर्थन ले सकती है। भाजपा अध्यक्ष पद की रेस वाराणसी से हार जाती है तो इसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम भी होंगे। एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं वो अब से दूर नहीं है और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का जो मैनेजमेंट है उसको लेकर किस तरह की तस्वीरें मीडिया पे आ रही हैं, ये सब आपके सामने है। 2022 के चुनाव तो सर पर ही हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए 7-8 महीने कोई बड़ी एक तरह से टाइम पीरियड नहीं है। और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस जिला पंचायत में अगर भाजपा का अध्यक्ष नहीं बनता है तो जाहिर तौर पे भाजपा बैकफुट पे आ जाएगी और 2022 का जो चुनाव है उस पे इसका असर पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन इस लिहाज से बहुत अच्छा कहा जा सकता है कि एक तरफ यहाँ प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री भी लगातार यहाँ के दौरे करते रहे, बड़े बड़े कार्यक्रम वाराणसी में होते हैं। बावजूद इसके इन सब चीज़ों को एक तरह से दरकिनार करते हुए समाजवादी पार्टी यहाँ पहले स्थान पे आई है, तो उसका परिणाम इस लिहाज से अच्छा कहा जा सकता है। बसपा भी 5 सदस्य जिताने में कामयाब हुई है, महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है उस क्षेत्र में और इन 5 उम्मीदवारों का जिला पंचायत सदस्य चुनाव में अहम रोल हो सकता है क्योंकि एक दूसरे की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन क्या आपसी समझ बन पाएगी जिला पंचायत को जिताने हारने में, ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा होना चाहिए, हो भी सकता है क्योंकि सपा या बसपा दोनों में से कोई सी पार्टी नहीं चाहेगी कि भाजपा ऐसे में बाजी मार के ले जाए किसी भी जिला के अंदर। और फिलहाल चुनावी माहौल थोड़ा सा शांत है। हालांकि अगर आप खबरों को देख रहे हो या फिर उत्तर प्रदेश से हो तो आपको पता लग गया होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रधान पद के लिए शपथ ग्रहण शुरू हो गया है। शपथ ग्रहण का समारोह गूगल मीट से जूम मीटिंग के जरिए शपथ ग्रहण हो रहा है, जिसमें अधिकारी शपथ दिलवा रहे हैं उनको। और बहुत जगहों पे ये कार्यक्रम फेज वाइज शुरू हुआ है, कहीं कहीं पे अभी दिक्कतें आ रही हैं, कहीं कहीं पर सदस्यों का कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल 15 जून का इंतजार है। समाजवादी पार्टी के नेता अपनी जीत से गदगद तो हैं ही, वहीं योगी आदित्यनाथ के सामने भी एक तरह की चुनौती आन खड़ी हुई है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भाजपा का गढ़ इसको कहा जाता था, यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष पद पे अब जिताएं प्रत्याशी तो जिताएं कैसे, ये बड़ी चुनौती है। इसके अलावा इसको इस लिहाज से भी देखा जाना चाहिए कि
भारतीय जनता पार्टी का ये नारा रहा करता था कि अयोध्या तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। तो जो एक हिंदुत्व की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उसको जनता ने नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि अब बहुत हो गया आपका, अब आप अस्पताल की, स्कूल की, बाकी जो मूलभूत विकास है उसकी बात करिए, और अब शायद इन चीज़ों की इन चीज़ों का महत्व बेहतर समझ में आ जाएगा जो कोरोना वायरस के दौरान उत्तर प्रदेश के लोगों ने मार झेली है। बनारस के अलावा वाराणसी के अलावा मथुरा में भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, और ये जो गढ़ जिन्हें कहा जाता था, मथुरा, काशी और अयोध्या, इन तीनों ही जगह पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी की। आप देख रहे थे DNN हिंदी, और भी खबरें लेकर आपके सामने समय समय पर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं वैभव कुमार। कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश में अब जिलेवार स्थिति क्या है, किस जिले में कौन आगे है अध्यक्ष पद की रेस में। बहुजन सत्ता के संघर्ष को जारी रखने के लिए DNN हिंदी को आर्थिक सहयोग की जरूरत है। सहयोग राशि सीधे हमारे अकाउंट में या फिर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए भी भेज सकते हैं।